नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है सीकर, राजस्थान से। शकल सूरत से भले ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो है बहुत आकर्षक। कंधे तक झूलते बाल उसके सांवले लंबे चेहरे पर खूब अच्छे लगते थे। उसकी नाजुक कलाइयों में शायद ही कभी किसी ने चूड़ियां देखी हो, लेकिन AK-47 को वो खिलौना गन की तरह चलाती थी। नाम है उसका अनुराधा सिंह चौधरी। वो अक्सर लोगों को पैंट शर्ट या टी शर्ट जीन्स जैसे वेस्टर्न लुक में नजर आई। साड़ी सरीका कोई परंपरागत भारतीय परिधान पहने भी उसे किसी ने शायद नहीं देखा। लंबी दुबली पतली छरहरी 36 साल की इस महिला के चेहरे से दुनिया भर की मासूमियत टपकती रहती थी, लेकिन वो थी कितनी खूंखार, इसका अंदाजा उसके गुनाहों की लिस्ट देखकर लगाया जा सकता है। राजस्थान के सीकर के गांव अलफसर के एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार में जन्मी अनुराधा का घर का नाम मिंटू रखा गया था। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी मां चल बसी। पिता रामदेव की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली आ गए। मिंटू जैसे जैसे बड़ी और समझदार होती गई, उसे ये एहसास होता गया कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और समय रहते BCA और फिर MBA की भी डिग्री ले ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो स्थायी रूप से सीकर वापस आई तो वही हुआ जो इस उम्र में लड़कियों के साथ होना आम बात है। अनुराधा को दीपक मिंज नाम के युवक से प्यार हो गया और उसने घर और समाज वालों के विरोध और ऐतराज की कोई परवाह नहीं की और दीपक से लव मैरिज कर ली। यहाँ तक अनुराधा ने कुछ गलत नहीं किया था। दीपक के साथ वो खुश थी और आने वाली जिंदगी के सपने आम लड़कियों की तरह देखने लगी थी। दीपक सीकर में ही शेयर ट्रेडिंग का कारोबार करता था। अब पढ़ी लिखी अनुराधा भी उसके काम में हाथ बटाने लगी, लेकिन शेयर मार्केट में खुद के लाखों और अपने क्लाइंट्स के करोड़ों रुपए इन दोनों ने तगड़े मुनाफे की उम्मीद में लगवा दिए थे, जो ना तजुर्बेकारी और जोश के चलते एक झटके में डूब गए। लेनदारों के बढ़ते दबाव से निपटने के लिए अनुराधा ने जुर्म का रास्ता चुना, जिसने उसकी जिंदगी बदल डाली। अनुराधा की मुलाकात राजस्थान के हिस्ट्री सीटर बलबीर बानुड़ा से हुई, जिसने उसकी मुलाकात आनंदपाल सिंह से करवा दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा परखा और देखते ही देखते अनुराधा की सारी परेशानियां दूर हो गई। आनंदपाल सिंह की दहशत राजस्थान में किसी सबूत या पहचान की मोहताज कभी नहीं रही, जिसके रसूख से सियासी गलियारे भी कांपते थे। आनंद ने अनुराधा को जुर्म की दुनिया के गुर और उसूल सिखाए। अनुराधा ने देखा और महसूस किया कि आनंद अपने रुतबे और दहशत को कैश नहीं करा पाता और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, तो उसने आनंद को बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आनंद का हुलिया, आदतें, रहन सहन सब बदल गया। उधर जैसे ही दीपक को पत्नी के एक जरायम पेशा गिरोह में शामिल होने की बात पता चली तो उसने उससे नाता तोड़ दिया। अनुराधा अब न केवल बिन ब्याही पत्नी की हैसियत से बल्कि तेज तर्रार आला दिमाग की मालकिन होने की वजह से भी आनंद के गिरोह में नंबर 2 की हैसियत रखने लगी थी, जिसने ज़रूरत से कम समय में हथियार चलाना सीख लिया था। गैंग और अपराध की दुनिया से जुड़े लोग उसे मैडम मिंज भी कहने लगे थे। अब अनुराधा ही किए जाने वाले अपराधों की प्लानिंग करने लगी थी। आनंद एक बात अनुराधा को और अच्छे से सिखा चुका था कि अपराध की दुनिया उस कार सरीकी होती है जिसमें रिवर्स गियर नहीं होता है। अनुराधा जल्दी ही पेशेवर मुजरिम बन गई थी और उसका नाम भी चलने लगा था। वो जहाँ से गुजरती थी वहाँ लोगों के सर अदब से झुके ना झुके, खौफ से जरूर झुक जाते थे। अब वो धड़ल्ले से वारदातों को अंजाम देने लगी थी। वो चर्चा और सुर्खियों में साल 2013 में तब आई जब उस पर रंगदारी का पहला मामला दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने उस पर पहली दफा 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। राजस्थान में बवंडर उस समय खड़ा हुआ
जब एक चर्चित हत्याकांड के गवाह का किडनैप हो गया। दरअसल 27 जून 2016 को जीवन राम गोदारा नाम के शख्स की हत्या आनंद ने दिन दहाड़े कर दी थी, जिससे पूरा राज्य हिल गया था। जीवन राम का भाई इंद्रचंद्र गोदारा इस हत्याकांड का गवाह था, जिसकी गवाही आनंद को लंबा नपवा देती। अपने आशिक को बचाने के लिए अनुराधा ने साल 2014 में इंद्रचंद्र को अगवा कर लिया और पुणे ले गई, जहां एक फ्लैट में उसे बंधक बनाकर रखा गया था। एक दिन मौका पाकर इंद्रचंद्र ने एक पर्ची खिड़की से नीचे फेंक दी, जिस पर लिखा था कि मैं किडनैप हो गया हूं और मुझे यहां पर मदद की जरूरत है। पर्ची जिसने भी पढ़ी उसने औरों को बताया तो फ्लैट के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और फ्लैट को घेर लिया गया। तब अनुराधा और उसके गुर्गे बमुश्किल वहां से भागने में कामयाब हो पाए थे। जैसे तैसे बचते बचाते वो राजस्थान वापस आ गई और आनंद के जेल में होने के चलते खुद उसका गैंग चलाने लगी। इस दौरान उसने कारोबारियों को अगवा कर फिरौती से खूब पैसा कमाया, लेकिन उसे झटका तब लगा जब पुलिस ने साल 2017 में एनकाउंटर में नाटकीय तरीके से आनंदपाल सिंह को मार गिराया, जिसके बाद डरी सहमी अनुराधा फरार हो गई। जान बचाने के खौफ और गैंग के टूट जाने से अनुराधा इधर उधर भागती रही। इसी फरारी के दौरान सहारा ढूंढती अनुराधा लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गई। मकसद था जैसे भी हो पुलिस से बचना। हालांकि जुर्म की दुनिया में भी उसके खासे चर्चे और किस्से फैल चुके थे। इस नए गिरोह से उसकी पटरी ज़्यादा नहीं बैठी और जल्द ही वो काला जेठड़ी उर्फ संदीप के संपर्क में आई। आनंद की मौत से आया खालीपन उसे काला जेठड़ी से भरता नजर आया तो इसकी वजह भी थी। अनुराधा बगैर किसी एंट्रेंस एग्जाम के जेठड़ी गैंग में न केवल शामिल हो गई, बल्कि देखते ही देखते इस गैंग में भी उसने वही जगह और रुतबा हासिल कर लिए जो उसने आनंद के गैंग में हासिल किया था। दोनों ने हरिद्वार के एक मंदिर में विधि विधान से शादी भी कर ली। किशोरावस्था से ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके काला पर हत्या, किडनैपिंग, लूटपाट, जमीनों पर कब्जे और फिरौती वगैरह के कोई 3 दर्जन मामले दर्ज हो चुके थे। अनुराधा की आपराधिक जन्मपत्री से पूरे 36 गुण उससे मिले थे। काला भी उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुआ था और उसके आला खुरापाती दिमाग का कायल हो गया था। काला की दहशत अपने इलाके में ठीक वैसी ही थी जैसे राजस्थान में आनंद की थी। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, कारोबारी भी और जिस्मानी भी और जज्बाती भी। काला के गिरोह के मेंबर भी अनुराधा के AK-47 चलाने के स्टाइल से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने उसे रिवॉल्वर रानी का खिताब दे दिया था। फिर जैसे ही सागर धनखड़ हत्याकांड में नामी पहलवान सुशील कुमार का नाम आया तो दिल्ली गर्मा उठी, क्योंकि इस वारदात में गैंगस्टर नीरज बवाना और काला जेठड़ी का नाम भी आया। जेल में बंद सुशील पहलवान ने उससे अपनी जान को खतरा जताया था। काला जेठड़ी की तलाश में जुटी स्पेशल सेल अब पुलिस की स्पेशल सेल ने काला की तलाश को मुहिम की शक्ल दे दी तो वो अनुराधा के साथ भागता रहा। काला की तलाश में पुलिस की स्पेशल सेल जुटी तो अनुराधा फिर चिंतित हो गई, क्योंकि अगर आनंद की तरह काला भी किसी एनकाउंटर में मारा जाता तो वो फिर से बेसहारा हो जाती। दूसरे गिरफ्तारी की तलवार अब उसके सिर पर भी लटकने लगी थी। पुलिस को अंदेशा इन दोनों के नेपाल में होने का था, जबकि हकीकत में दोनों भारत भ्रमण कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के अलावा पंजाब और मुंबई भी गए थे और बिहार के पूर्णिया में भी रुके थे। मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास में भी इन्होंने फरारी काटी थी। हर जगह इन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और लिखाया था। काला को घिरता देख अनुराधा ने 70-80 के दशक के मशहूर जासूसी उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक के एक किरदार विमल का सहारा लिया, जिसने पुलिस से बचने के लिए सरदार का हुलिया अपना लिया था। अपनी नई पत्नी के कहने पर काला जेठड़ी विमल की तर्ज पर सरदार बन गया। उसने अपना नया नाम पुनीत भल्ला और अनुराधा का नाम पूजा भल्ला रखा। सोशल मीडिया पर भी दोनों ने नए नामों से आईडी बना ली थी। अनुराधा ने जेठड़ी गैंग के गुर्गों को ये हिदायत भी दी कि अगर उनमें से कोई कभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए
तो काला के बारे में यही बताए कि वो इन दिनों नेपाल में है और वहीं से गैंग चला रहा है। इस हिदायत का मकसद पुलिस को भटकाए और उलझाए रखना था। आनंदपाल के गिरोह में रहते अनुराधा कई बार नेपाल भी गई थी और वहां के अड्डों से भी वाकिफ थी, इसलिए वो काला को भी 2 बार नेपाल ले गई थी। मकसद था विदेश भागने की संभावनाएं टटोलना और जमा पैसों की ट्रोल को रोकना। अनुराधा के खुरापाती दिमाग का आनंद भी कायल था और अब काला भी कायल हो गया था, जिसे अनुराधा ने सख्त हिदायत ये दे रखी थी कि वो भारत में फ़ोन पर किसी से बात ना करे, जो कि आजकल पुलिस को मुजरिम तक पहुंचने का सबसे आसान और सहूलियत भरा जरिया और रास्ता हो गया है। अब काला को जिससे भी बात करनी होती थी तो वो विदेश में बैठे अपने किसी गुर्गे की मदद से करता था। काला और अनुराधा तक पहुंचने के लिए पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बनाया, जो जेल में बंद था। पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए बिश्नोई तक एक फ़ोन पहुंचाया, जिससे वो अपने गुर्गों से बात करता रहा और पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। एक बार वही हुआ जो पुलिस चाहती थी कि बिश्नोई ने काला से भी बात कर डाली। उसका फ़ोन सर्विलांस पर तो था ही, जिससे उसके सहारनपुर के अमानत ढाबे पर होने की लोकेशन मिली। पुलिस तुरंत हरकत में आई और आसानी से काला और अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों हैरान थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे चूहेदानी में फंस चुके हैं। बेशक पुलिस की स्पेशल सेल ने दिमाग से काम लिया, जिसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बिश्नोई काला से जरूर बात करेगा, और ऐसा ही हुआ भी था, जिसके बाद दोनों गिरफ्तार हुए। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है पटना बिहार से। माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर एक युवक की साइबर पुलिस द्वारा कथित खुलासे के बाद ये तथ्य चिंता का सबब बन गया है कि जब कोई युवा मानसिक रूप से पीड़ित होकर अश्लील हरकतें करने लगे और माध्यम सोशल मीडिया को बनाए, तो आसपास की महिलाओं और लड़कियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने एक आईआईटी के छात्र को, जो कि पटना बिहार का था, उसे गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप है कि उसने राजधानी के एक नामी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं और महिला शिक्षकों को सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा ब्लैकमेलिंग किया था। पुलिस के मुताबिक महावीर पटना के खाजे कला थाना इलाके के गुजरी बाजार का रहवासी है। लंबी तफ्तीश के पश्चात उसे गिरफ्तार किया गया था। दरअसल संपूर्ण घटनाक्रम के पश्चात जो कहानी सामने आई, उसके अनुसार सिविल लाइंस स्थित स्कूल की तरफ से पुलिस को अगस्त माह में शिकायत मिली थी कि कोई अनजान शख्स ऑनलाइन कक्षाओं में अवैध तौर पर घुस जाता है। वो छात्राओं को ब्लैकमेल करता है और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के प्रोफाइल और अन्य सेटिंग्स में परिवर्तन कर अश्लील हरकतें कर रहा है। अपने आप में विचित्र सच्ची घटना थी ये। पुलिस ने जब ये मामला हाथ में लिया तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस अजब मामले का खुलासा कैसे करे। आखिरकार इंस्पेक्टर संजीव कुमार की देखरेख में साइबर सेल प्रभारी एसआई रोहित को जांच सौंपी गई। इस दरमियान एक छात्रा ने भी थाने में शिकायत दी कि उसके साथ कोई अश्लील हरकतें कर रहा है। फिर एसआई रोहित और एसआई रोहित भारद्वाज ने स्कूल की छात्राओं से बात की तो कुछ आईपी एड्रेस मिले। पुलिस ने व्हाट्सएप से भी आईपी एड्रेस प्राप्त किए। इस सब के आधार पर पुलिस महावीर कुमार तक अंततः पहुंच गई। एसआई प्रवीण यादव और एसआई रोहित ने पटना से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महावीर धातु विज्ञान से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। आरोपी महावीर के इकबालिया बयान के मुताबिक वो कोटा राजस्थान में 2018 में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जब गया था तो वहां उसकी मुलाकात सिविल लाइंस दिल्ली स्टेट स्कूल की पूर्व छात्रा से हुई, जिसके कहने पर उसने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाकर उससे बातचीत शुरू की। आगे उसने इंस्टाग्राम पर संबंधित स्कूल की छात्राओं को ढूंढना शुरू किया। फिर उनसे मोबाइल नंबर लेकर बातें शुरू की। एक छात्रा से उसकी दूसरी सहेली का नंबर लेकर उसने बात शुरू की। इस बीच उसके आचरण से नाराज छात्राओं ने बात करना बंद कर दिया तो उसने उन्हें परेशान करने का फैसला लिया। सबसे पहले महावीर ने छेड़छाड़ कर छात्राओं की अश्लील फोटो बनाई। इसके जरिए छात्राओं को भयभीत और ब्लैकमेल करने लगा। वो डरा धमकाकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन क्लासों के लिंक मंगा लिया करता था।
फिर इन ग्रुप में कभी फोटो बदल देता तो कभी अश्लील फोटो डाल देता। यही नहीं, बदला लेने के लिए महावीर ने आवाज़ बदलने वाले ऐप का इस्तेमाल किया। वो इस ऐप के जरिए एक छात्रा को दूसरे छात्रा के प्रति भड़काता था। यही नहीं, स्कूल में शिक्षकों को फ़ोन कर छात्राओं की शिकायत करता था। वो स्कूल की महिला टीचरों से भी बदतमीजी करता था। इसी वजह से 8 छात्राओं को स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं से निकाल भी दिया गया। मगर आखिरकार पुलिस ने महावीर को पकड़ ही लिया और आज वो जेल की हवा खा रहा है। संगीत के द्वारा मनोविकारों की गुत्थी सुलझाने वाले शिक्षक घनश्याम तिवारी के मुताबिक आमतौर पर ऐसे ही युवक मनोविकारों से ग्रस्त होते हैं और इसके लिए जहां उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है, वहीं संगीत के माध्यम से भी स्वास्थ्यगत लाभ संभव है। दरअसल ऐसे युवक एक ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जब उन्हें सही सलाह की आवश्यकता होती है। उन्हें ये बताना आवश्यक होता है कि आपकी सीमाएं क्या है। पुलिस अधिकारी विवेक शर्मा के मुताबिक ऐसे ही कुछ मामलों में विवेचना की है, जिसमें पुलिस ने ये पाया कि कम उम्र के युवक अश्लील मनोभावों से ऐसी हरकतें करने लगते हैं। उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती और अति आत्मविश्वास के कारण वे गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।